हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर क्लासेस मनेर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल का पार्ट 3 देखने वाले हैं। इससे पहले भी हमने न्यूमेरिकल का 2 पार्ट अपने चैनल पर डाला हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उससे जाकर देखिए। ये हमारा तीसरा पार्ट में है जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बोले तो न्यूमेरिकल प्रश्न जो आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू किया जाए। चलिए देखिएगा, हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या है। I बराबर 20 sin 200 पाई टी है। धारा की आवृत्ति, शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान। क्या क्या निकालना है। आवृत्ति, शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान। क्लियर है। द इक्वेशन ऑफ एन एसी करंट इज गिवन बाई, एसी करंट का इक्वेशन ये है। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी, पीक वैल्यू ऑफ करेंट एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। 3 चीजें निकालनी है। चलिए सबसे पहले क्या गिवन है। I बराबर 20 साइन 200 पाई टी, ये ना दिया हुआ। अच्छा, हम एक चीज जानते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण यानी एसी करंट का समीकरण इक्वेशन क्या होता है। I इक्वल टू आई नॉट साइन, आई बड़ा भी लिख सकते हैं, छोटा भी, चलिए बड़ा लिख देते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या होता है। I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसको कंपेयर करेंगे तो I के जगह पे I है, आई नॉट के जगह पे क्या है 20 है, और ओमेगा के जगह पे क्या है ये देखिए 200 पाई। यानी यहां से लिखेंगे आई नॉट का वैल्यू कितना 20 यानी एम्पियर में, ओमेगा का वैल्यू 200 पाई। ओमेगा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 200 पाई। अब क्या क्या निकालना हमें। सबसे पहले आवृत्ति निकालना है। आवृत्ति के लिए फॉर्मूला F बराबर 2 पाई, रुकिए मिस्टेक हो गया, F बराबर मिट जा, हाँ, F बराबर ओमेगा बाई में 2 पाई। अच्छा, टाइम पीरियड पूछता ना तो 2 पाई ऊपर चला जाता और ओमेगा कहाँ आ जाता नीचे। यहां अगर टी निकालना होता तो 2 पाई बाई में ओमेगा। चलिए F इक्वल टू ओमेगा का वैल्यू कितना गिवन है 200 पाई और बाई में 2 पाई। पाई से पाई क्या हो गया कैंसल, 2 से कितने टाइम्स में 100 टाइम्स में। इस तरह से आपका F का वैल्यू कितना हो गया 100 Hz। हर्ट्ज जो होता है SI यूनिट फ्रीक्वेंसी का, इसलिए इसको Hz लिख दिया। अब एक चीज तो निकल गया हमारा आवृत्ति, दूसरा क्या निकलना है शिखर मान। शिखर मान यानी पीक वैल्यू ऑफ एसी। तो जो वैल्यू आपका रहेगा आई नॉट का वही वैल्यू आपका पीक वैल्यू कहलाता है। यानी ये कितना हो जाएगा 20 एम्पियर। पहला आंसर, दूसरा आंसर। अभी भी एक चीज निकालना है, क्या वर्ग माध्य मूल मान। क्या निकालना है वर्ग माध्य मूल मान। चलिए वर्ग माध्य मूल मान निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन में √2। वर्ग माध्य मूल मान का फॉर्मूला क्या होता है आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन में √2, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे आई नॉट बाई में √2। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूमेरिकल रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, और भी बहुत तरह के टर्म्स रह सकते हैं। चलिए आई नॉट का वैल्यू कितना है 20 अपॉन में √2। इसका रेशनलाइजेशन यानी परिमेयीकरण कर देंगे तो √2 बाई में √2 क्या हो जाएगा 20√2 बटा में 2। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 10 बार में क्या आ जाएगा 10√2। ठीक है, और √2 का मान रख देंगे 1.4। फाइनल आंसर 14 एम्पियर अप्रोक्सीमेटली में, क्योंकि 1.414 होता है √2 का वैल्यू। तो इस तरह से आप चाहे तो क्या निकाल सकते हैं जी, फ्रीक्वेंसी, पीक वैल्यू ऑफ करंट, और लास्ट क्या आ गया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट निकालने आ जाएगा ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आइए। यंग के प्रयोग में, यंग एक्सपेरिमेंट में दरारों के बीच की दूरी 0.1 सेंटीमीटर, पर्दे की दूरी 1 मीटर और फ्रिंज की चौड़ाई 0.5 मिलीमीटर है, तो तरंग की लंबाई यानी तरंग दैर्ध्य निकालना है आपको। तरंग की लंबाई बोले तो क्या निकालना है तरंग दैर्ध्य निकालना है। कैसे निकलेगा देखेंगे पहले। द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इन यंग एक्सपेरिमेंट इज 0.1 centimeter if distance of the screen is 1 meter and fringe width is 0.5 millimeter, then find wavelength। क्या क्या गिवन है पहले ये लिखिए।
स्मॉलर डी का वैल्यू गिवन है 0.1 सेंटीमीटर। यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखिए यहां से ऐसे होता है, ये जो यहां दोनों सोर्स ऑफ लाइट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको छोटा डी, स्क्रीन का जो डिस्टेंस होता है उसको बड़ा डी, और जो फ्रिंज का जो विड्थ होता है उसको क्या बीटा से, वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा क्या दिया हुआ है, छोटा डी का वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर, बड़ा डी का वैल्यू 1 मीटर, और फ्रिंज की चौड़ाई को क्या से सूचित करते हैं, बीटा से। तो बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर। क्लियर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए, 0.1 इंटू 10 इनवर्स 2 मीटर। 10 के पावर -2 से गुना कर देने पर कोई भी क्वांटिटी क्या हो जाता है, मीटर में कन्वर्ट हो जाता है, सेंटीमीटर वाला। चलिए इधर मिलीमीटर में है 0.5 इंटू 10 इनवर्स 3 मिलीमीटर। मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 के पावर -3 से गुना करें, मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर -2 से गुना करें। चलिए यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला निकाला गया था तो क्या आया था रिजल्ट, बीटा इक्वल टू लेमडा इंटू डी अपॉन में डी। उल्टा लिख दिया, बड़ा डी ऊपर होता है, मिट जा। चलिए लेमडा इंटू डी अपॉन में डी। लेकिन हमको यहां से देखिए बीटा का वैल्यू गिवन है ना, लेमडा का वैल्यू नहीं गिवन है, डी का वैल्यू गिवन है, छोटा डी का भी वैल्यू गिवन। हमको क्या निकालना, लेमडा। तो लेमडा इक्वल टू निकालेंगे तो बीटा इंटू डी अपॉन में क्या हो जाएगा डी। फॉर्मूला नया क्रिएट हो गया, लेमडा इक्वल टू बीटा का वैल्यू कितना है 0.5 इंटू 10 इनवर्स 3 इंटू छोटा डी का वैल्यू 0.1 इंटू 10 इनवर्स 2 अपॉन में बड़ा वाला डी का वैल्यू कितना है 1 मीटर। 1 रख दिए, पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 10, यहां से भी पॉइंट हटाएंगे क्या आ जाएगा 10, बचा क्या हमारा 5 इंटू, देखिएगा ध्यान से 10 के पावर -3 और -2, 10 के पावर -5, और नीचे से भी 2 ऊपर चला जाएगा तो 10 के पावर -2, तो कितना आ जाएगा 5 गुना 10 के पावर -7 मीटर। लेकिन इसका आंसर आपका एंगस्ट्रॉम बोलते हैं उसमें दिया हो रहेगा। क्या करे 5 इंटू 10 इनवर्स 7 जो आया उसमें 10 टू द पावर 10 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना 10 के पावर 10 से गुना कर दे, तो जो आपका आंसर है वो क्या में आ जाएगा। चलिए अगले पेज पे देख ले, क्या देखिए हमारा आंसर क्या आया 5 गुना 10 के पावर 7 -7 मीटर में आया। हम इस मीटर को एंगस्ट्रॉम में बदल देते, कैसे बदलेंगे 5 गुना 10 के पावर -7 और गुना में 10 के पावर 10 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। याद रखिएगा मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 10 के पावर 10 से गुना करते हैं। 5 गुना 10 के पावर -7 और ये तो 10 का पावर क्या हो जाएगा 3, 5 गुना 1000 और आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉम। देखिए कैसे कैसे बना। सबसे पहले पीछे से देख लीजिए, डी का वैल्यू गिवन था बड़ा डी बीटा, यहां से बीटा इक्वल टू लेमडा डी इंटू डी, लेमडा डी इंटू डी बाई डी जानते हैं, यहां से लेमडा का फॉर्मूला रिक्रिएट कर लिए, लेमडा इक्वल टू क्या निकल के आ गया बीटा इंटू डी अपॉन में डी। वैल्यू रख के जो आया वो हमारा क्या में आया था, ठीक है मीटर में, उसको क्या में कन्वर्ट कर दिए एंगस्ट्रॉम में। इस तरह से देखिए हमारा आंसर ये आ गया। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। एक अपवर्तक माध्यम के लिए बूस्टर कोण 60 डिग्री है, आपतन कोण 60 डिग्री है, तो अपवर्तन कोण क्या होगा। आपतन भी दिया हुआ, बूस्टर कोण भी दिया हुआ, अपवर्तन कोण पूछा जा रहा है। इन ब्रेस्टर एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम इज 60 डिग्री एंड इंसिडेंट एंगल इज 60 डिग्री, देन फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, बूस्टर एंगल थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ 60 डिग्री, इंसिडेंट एंगल यानी आपतन कोण कितना 60 डिग्री, निकालना क्या है अपवर्तन कोण R। चलिए सबसे पहले बूस्टर के नियम में बताया गया था कि म्यू बराबर होता है tan थीटा, यानी अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होता है tan थीटा। म्यू बराबर ध्यान से देखिएगा tan और थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3। तो आपका अपवर्तनांक क्या निकल के आ गया म्यू बराबर √3।
अब स्नेल्स लॉ में, ये कौन सा लॉ में था? ब्रूस्टर लॉ में, ब्रूस्टर के नियम में। अब स्नेल्स लॉ, स्नेल्स के नियम में क्या जानते हैं? साइन आई बटा में साइन आर बराबर में क्या? म्यू। यही होता है, साइन आई बटा में साइन आर बराबर म्यू। चलिए, साइन आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। साइन आर का वैल्यू हमें नहीं पता है, बराबर म्यू। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? अच्छा, म्यू का भी वैल्यू रख देंगे, अगले लाइन में रख देते हैं। साइन 60 का मान कितना होता है बताइए? √3 बटा में 2 बटा में साइन आर बराबर म्यू का वैल्यू कितना आया है? √3। √3 से √3 को काट दिए, इधर क्या बच जाएगा? 1/2। और साइन आर को उधर भेज दिए, 1/2 बाई साइन आर होगा तो साइन आर, ठीक है। अब साइन बराबर साइन आर बराबर यहां से 1/2 किसका वैल्यू होता है? सॉरी, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। मिल जाए। चलिए, साइन 30 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल, आर इक्वल टू क्या आ गया? 30 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई आपका? 30 डिग्री। कोई दिक्कत है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। एक पिंड पर +1 कूलम आवेश रखा गया है, तो पिंड में कितना इलेक्ट्रॉन का, यानी कितना इलेक्ट्रॉन कम हो गया होगा, क्षय पूछा जा रहा है। If an object having +1 coulomb charge, then find number of electron loosed from it. चलिए, आवेश का मान कितना दिया हुआ है? +1c, ठीक है। हम आवेश का फॉर्मूला क्या जानते हैं? Q बराबर N इंटू E, लेकिन E का एक फिक्स वैल्यू कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश का वैल्यू 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। अब Q बराबर एनी फॉर्मूला में से हमें क्या निकालना है? N का वैल्यू। तो N का वैल्यू निकालना हो तो N इक्वल टू Q अपॉन में क्या हो जाएगा? E हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला निकलेगा। तो Q का वैल्यू कितना है? 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब सॉल्व करना होगा, इसको कैसे करेंगे? देखिए, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में क्या चला जाएगा? 10 बटा में 16, 10 का पावर -19, ऊपर जाके +19। अब क्या करते हैं अगले लाइन में? ये 10 है, एक 0 और इसको दे देते हैं तो 100 हो जाएगा, बटा में 16। और यहाँ 10 के पावर 19 है, एक उसको दे दिए तो 10 का पावर कितना हो जाएगा? 18। इसको भाग दे देंगे, 100 से 16 में भाग दीजिए, 6.25 गुना में 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन का क्षय लूज उस एटम से होगा, तब जाके उस पे कितना कूलम का चार्ज होगा? 1 कूलम का। अगर गेन होगा तो निगेटिव हो जाता है, मतलब ग्रहण करेगा तो यहाँ माइनस होगा, त्याग करेगा तो क्या होगा? प्लस। ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में भी रहता है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ये निकालने का तरीका बताया गया आपको कि कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हो भी सकता है। 2 नंबर में दे दे, बोल दे कि एक कूलम में आवेश के मान को, या एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है परिकलित करिए, निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? इस तरीके से निकालेंगे। Q बराबर एनी फॉर्मूला लिखेंगे और यहां से ये आ जाएगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ N का मान, मतलब ये जो N का मान है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मान पॉइंट में हो सकता है कि नहीं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि N का जो वैल्यू है अगर हमारा पॉइंट में आ जाए, कहने मतलब यहाँ से जो चार्ज है वो पॉइंट में हो सकता है कि नहीं। जैसे N का, तो N का हो सकता है 1.2 कूलम चार्ज हो सकता है कि नहीं, 1.3 कूलम चार्ज हो सकता है कि नहीं। अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है, और नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता। मतलब समझ आए क्या क्वेश्चन है कि अगर आवेश का मान पॉइंट में होगा तो क्यों होगा, और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। यानी आवेश का मान पॉइंट में होगा या नहीं होगा, ये भी बताना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। हालांकि इसका शॉर्टकट आपको हम पीछे किसी वीडियो में बताया है कि शॉर्टकट से इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन मान लीजिए ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाए तब तो शॉर्टकट नहीं ना चलेगा। तो मान लीजिए MCQ में तब तो भाई शॉर्टकट चलेगा। हालांकि दोनों तरीके आज बताते हैं आपको। क्या है? 64 समरूप बूंद है जिनमें प्रत्येक की धारिता कितनी है?
5 माइक्रोफैराड है। मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? 64। मान लिए कि छोटे बूंद की त्रिज्या जो है, छोटे की त्रिज्या r है, छोटा वाला r, और बड़े की त्रिज्या क्या है? बड़ा वाला r। कोई दिक्कत? यहां तक हो जाएगा। अब छोटे का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि गोल गोल बूंद होता है। जो बूंद होता है कैसा होता है? गोल। इसके पीछे भी कारण है, क्यों पानी का या कोई भी बूंद गोल क्यों हो पाता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ये बात आपको याद रखनी है। बूंद गोल क्यों होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। तो यहाँ पे देखिए 4/3 पाई r क्यूब, इसका आयतन निकाले, गुना 64, यानी 64 छोटे बूंद मिलने से क्या बन रहा है? एक बड़ा बूंद। बड़े बूंद का आयतन क्या हो जाएगा? है ना, आयतन वाला क्वेश्चन ये 10th क्लास में भी ऐसे पढ़ते थे कि इसको मिलाकर ये बनाया जा रहा है तो दोनों का आयतन क्या रहना चाहिए? सेम। तो 4/3 पाई r क्यूब है, इसमें 64 से गुना कर दिए, क्योंकि 64 ऐसे बूंदों को मिलाने से एक बड़ा बूंद बनेगा। यहां से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? r क्यूब बराबर 64 r क्यूब। यहां से क्यूब को उधर भेजेंगे तो अंडर रूट क्यूबिक रूट में 64 r क्यूब। यहां से r इक्वल टू निकल जाएगा 64 का 4 और इसका r, यानी r इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। अब छोटे बूंद की धारिता निकालेंगे। छोटा वाला का फॉर्मूला लगाएंगे। बोलिए चालक की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। छोटा r हो गया, जिसका मान आपको दिया हुआ है कितना? 5 माइक्रोफैराड। तो लिख देंगे कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोटा r बराबर c का मान कितना? 5 माइक्रोफैराड। ये आ गया हमारे छोटे बूंद की धारिता। लेकिन हमें क्या बोला गया? बड़े बूंद की धारिता निकालने के लिए। बड़े बूंद के लिए फॉर्मूला क्या हो जाए? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़ा r, क्योंकि गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। अब देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब बड़ा r के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू छोटा r लिख सकते हैं। अच्छा ध्यान से देखिएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r को उसके साथ भेज देते हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा? 4। और एक चीज देखिए, यहां से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोटा r का वैल्यू कितना है? 5 माइक्रोफैराड। तो इसके जगह पे क्या रख देंगे? 5 गुना में 4, कितना हो जाएगा? 20 माइक्रोफैराड। यानी 64 समरूप बूंद जिनमें प्रत्येक की धारिता क्या है? 5 माइक्रोफैराड, उनको मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाए तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी? 20 माइक्रो। शॉर्टकट में बनाने के लिए आपको क्या करना है? 64 दिया हुआ है ना, ठीक है, अगले पेज पे बता दे, क्या अगले पे बता देते। 64 दिया हुआ है ना, 64 का घनमूल निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? 4 गुना में देख लीजिए एक बूंद की धारिता कितनी दी हुई है? 5 माइक्रोफैराड। तो इसमें क्या करेंगे? 5 से गुना कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 20 माइक्रोफैराड। बट ये कॉन्सेप्ट जो है, ये तरीका आपको न्यूमेरिकल के लिए एमसीक्यू में लगाना है। 2 नंबर में ऐसे बनाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो देख लीजिए, आप नोट भी कर सकते हैं, रोक के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में और 5 न्यूमेरिकल प्रश्नों के साथ जो आपके इस एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण आने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप कॉपी में नोट कर ले, क्योंकि न्यूमेरिकल आपका तब काम आएगा जब आपको कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो, नहीं बनाने आ रहा हो, तो इसको इजिली आप बना के आप 2 नंबर आसानी से ले लेंगे, ठीक है।